हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सोशल स्टडीज मंत्रा। मैं संदीप स्वामी आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज काफ़ी दिनों के बाद हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग इकोनॉमिक्स क्लास 9th चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, जिसका नाम था फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। आज इसका हम लोग पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक होगा हंगर के बारे में। सो हंगर लीड टू पॉवर्टी। हंगर का मतलब जैसे आप लोग जानते हो, भूख। इसकी वजह से पॉवर्टी आती है। इट इंडिकेट्स फूड इनसिक्योरिटी। और ये क्या बताता है? ये बताता है फूड इनसिक्योरिटी की बारे में। सो इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉवर्टी। ये पॉवर्टी को एक्सप्रेस करता है। इसके साथ ही साथ इट ब्रिंग्स अबाउट पॉवर्टी। और ये भी आपको ध्यान रखना है, हंगर की वजह से पॉवर्टी आती है। कैसे आती है? आप लोगों ने देखा होगा, जो भी पर्सन भूखा होगा वो काम नहीं कर पाएगा। काम नहीं कर पाएगा तो वो अर्निंग नहीं कर पाएगा, जिस वजह से गरीबी आएगी। नेक्स्ट इसी में आता है द अटेनमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी को अटेन करने के लिए हमें क्या करना होगा? एलिमिनेट करंट हैंगर एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फ्यूचर हैंगर। नाउ नेक्स्ट, दे आर टू टाइप्स ऑफ हंगर। हंगर के कितने टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं। पहला है क्रॉनिक हंगर्स, दूसरा सीजनल हंगर। अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्रॉनिक हंगर। क्रॉनिक हंगर वो हंगर जो बार बार आता है, और जो सीजनल हंगर वो होता है जो एक पर्टिकुलर सीजन के लिए होता है, यानी शॉर्ट टर्म के लिए होता है। क्रॉनिक हंगर लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो इन दोनों का आपको बेसिक ये डिफरेंस याद रखना है। अब देखते हैं क्रॉनिक हंगर और क्या क्या बताया गया इसके बारे में। इट इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ डाइट इन एडुकेट्स, यानी कि जब खाने की कमी होना इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी और क्वालिटी, दोनों टर्म्स में। क्वांटिटी भी नहीं मिल पाना और अच्छी क्वालिटी का भी नहीं मिल पाना, फूड क्या कहलाता है? क्रॉनिक हंगर। सो पीपल सफर ड्यू टू वेरी लो इनकम। जब लोगों के पास में पैसा नहीं होता तो उस वजह से वो ये खाना परचेस नहीं कर पाते। इनएबिलिटी टू बाय फूड इवन फॉर सर्वाइवल। जीने के लिए भी वो खाना खरीद नहीं पाते। उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉनिक हंगर। क्रॉनिक हंगर से आप लोग समझ गए होंगे वो सिचुएशन जब लोगों के पास में पैसा नहीं होता और वो बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पाते। नाउ नेक्स्ट, सीजनल हंगर की अगर बात करें, इट इज रिलेटेड टू साइकिल ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग से रिलेटेड है। ये जैसे नाम से पता चल रहा है, सीजनल हंगर जो एक पर्टिकुलर सीजन में इसमें देखा जाता है हंगर की कंडीशन के बारे में। इट इज प्रिविलेंट इन रूरल एरियाज। और ये ज्यादातर कहाँ देखने के लिए मिलेगा? रूरल एरियाज, यानी कि गांव वाले इलाकों में। इसका कारण बताया गया बिकॉज ऑफ सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। क्योंकि रूरल एरियाज में मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में बिजी रहते हैं, और वहां पर कुछ पर्टिकुलर टाइम बाद में लोगों को काम से निकाल दिया जाता है, जिस वजह से उनके पास इनकम सोर्स नहीं होता और सीजनल हंगर हो जाता है। और अगर हम लोग अर्बन एरियाज में बात करें, वहां पर होता है कैजुअल लेबर के लिए, जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं। इस तरीके से हमने दोनों के डिफरेंस को देख लिया है। नाउ नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ सीजनल एंड क्रॉनिक हंगर हैज डिक्लाइन इन इंडिया। अगर परसेंटेज वाइज अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो वो काफी कम हो चुका है। आपकी बुक में टेबल दे रखी है, उसमें बताया गया है रूरल और अर्बन एरियाज में कंपेयर करके, और ये दोनों ही अब कम हो चुके हैं। नेक्स्ट, इंडिया इज एमिंग एट सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन सिंस इंडिपेंडेंस। इसका मतलब आज़ादी के बाद से ही जो हमारे देश का मकसद रहा है वो है फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंसी, यानी कि आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। इसके लिए हमारे जो पॉलिसी मेकर्स है उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए हैं। सो इंडियन पॉलिसी मेकर adopted all measures to achieve self-sufficiencies in food grains, and next they adopted a new strategy in agriculture which resulted in a green revolution। और उसके बाद में 1960s के बाद हमने देखा कि इंडिया ने ग्रीन रेवोल्यूशन फॉलो किया, स्पेशली इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस में। इसके रिगार्डिंग आपको एक बात याद रखनी है, इंदिरा गांधी रिलीज ए स्पेशल स्टाम्प एंटाइटल्ड, जिसका नाम था व्हीट रिवॉल्यूशन इन जुलाई 1968।
इसके लिए आपको ईयर भी याद रखना है क्योंकि ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है। इंदिरा गांधी ने जो स्पेशल स्टाम्प रिलीज किया था इसके रिगार्डिंग व्हीट रिवॉल्यूशन के नाम से, कब किया था? जुलाई 1968। इसकी फोटो हम लोग देख सकते हैं इसमें, व्हीट रिवॉल्यूशन 1968, ये एक स्टाम्प है। नाउ नेक्स्ट, आउटकम ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन के क्या आउटकम निकल कर आए हैं या आपके इसके क्या इम्पैक्ट देखने के लिए मिलते हैं? फर्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस इंक्रीज। इससे देखने के लिए मिलता है कि जो व्हीट और राइस का प्रोडक्शन है वो पहले के मुकाबले काफी इंक्रीज हो चुका है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन फूड ग्रेन वॉज डिसप्रोपोर्शनेट, मीन्स वो इक्वल नहीं है। हाईएस्ट जो ग्रोथ रेट देखने के लिए मिलती है वो यूपी और एमपी में देखने के लिए मिली है। कुछ स्टेट में बहुत ही कम ग्रोथ रेट देखने के लिए मिली है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर फूड सिक्योरिटी। ये क्वेश्चन भी आता है, गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स लिए हैं फॉर फूड सिक्योरिटी के लिए। इसके रिगार्डिंग हम लोग 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे इसमें बफर स्टॉक, सेकंड पीडीएस सिस्टम। नाउ फर्स्ट टॉपिक इज बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है? बफर स्टॉक बेसिकली जो भी एक्स्ट्रा या फिर सरप्लस प्रोडक्शन होता है उसे कहा जाता है। सो बफर स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन दैट इज व्हीट एंड राइस। Next, it is procured by government through FCI. FCI means Food Corporation of India. FCI क्या करता है? FCI परचेज व्हीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर्स। ये फार्मर से व्हीट एंड राइस परचेज करता है इन स्टेट वेयर देयर इज सरप्लस प्रोडक्शन, जहाँ पर सरप्लस प्रोडक्शन होता है। उसके बाद इसका जो एक्स्ट्रा स्टॉक होता है वो जहाँ पर कमी होती है वहाँ प्रोवाइड कर दिया जाता है और कुछ गरीबों को बांट दिया जाता है राशन शॉप में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इसी में ही पढ़ेंगे हम लोग, एमएसपी क्या होता है। एमएसपी की फुल फॉर्म पता होना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो पहले इसको जान लेते हैं, ये होता है क्या? द फार्मर्स आर पेड ए प्री अनाउंस प्राइस फॉर देयर क्रॉप, दिस प्राइस इज कॉल्ड एमएसपी। एमएसपी का मतलब होता है कि जो किसान होते हैं उनको पहले से ही जो प्राइस अनाउंस कर दी जाती है उनके क्रॉप की, उसे ही कहा जाता है एमएसपी। इट इज डिक्लेयर बाय गवर्नमेंट एवरी ईयर बिफोर सोइंग द सीजन टू प्रोवाइड इंसेंटिव टू फार्मर्स फॉर रेजिंग देयर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। और ये गवर्नमेंट के द्वारा हर साल सोइंग से पहले ही, यानी कि जब भी फसल को उगाते हैं उससे पहले ही इसको अनाउंस कर दिया जाता है ताकि किसानों को ये इंसेंटिव मिले, ताकि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन इसमें बढ़ा सके। स्पेशली इसमें व्हीट राइस पल्स में ये प्रोवाइड किया जाता है। नाउ नेक्स्ट, वाई बफर स्टॉक इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट। क्वेश्चन ये आता है इसके रिगार्डिंग, बफर स्टॉक क्यों क्रिएट किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। फर्स्ट पॉइंट इज टू डिस्ट्रीब्यूट इन डेफिसिट एरियाज, यानी कि वो एरियाज जहां पर कमी है वहां डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गवर्नमेंट बफर स्टॉक को क्रिएट करती है। इसको रीड कर लेते हैं, इट इज डन टू डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन इन डेफिसिट एरिया एंड अमंग द पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सो इसके 2 बेनिफिट हो जाते हैं, एक तो जिस एरिया में कमी है किसी भी फूड ग्रेन की वहां पर इसको प्रोवाइड किया जा सकता है और साथ के साथ में जो गरीब लोग हैं वहां तक भी फूड ग्रेन को पहुंचाया जा सकता है। नेक्स्ट, इट इज प्रोवाइडेड एट ए प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस, और इसको हमेशा कम प्राइस पे यानी कि मार्केट प्राइस से भी कम रेट पर प्रोवाइड किया जाता है और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं इशू प्राइस। तो आपको याद रखना है, इशू प्राइस कौन सी प्राइस होती है? वो प्राइस विच इज बिलो द मार्केट प्राइस। नेक्स्ट, बफर स्टॉक क्रिएट करने का रीजन होता है टू फेस एडवर्स वेदर कंडीशन, यानी कि जब कभी एडवर्स वेदर कंडीशन हो जाए उस सिचुएशन में भी बफर स्टॉक काफी काम में आता है, यानी कि जब फसल बर्बाद हो जाए या खराब हो जाए। सो इट हेल्प्स टू रिजोल्व द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड ड्यूरिंग एडवर्स वेदर कंडीशन। और ये जो एडवर्स वेदर कंडीशन की वजह से खाने की जो शॉर्टेज हो जाती है उसको भी रिजोल्व कर देता है। और ये जो एडवर्स वेदर कंडीशन के अलावा कई बार अलग अलग टाइप से ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कैलामिटी, जैसे कि फेमाइन कंडीशन होना या फिर लेस रेनफॉल होना किसी कंडीशन में, या फिर और कोई नेचुरल डिजास्टर होने की वजह से फूड की कमी आती है, तो बफर स्टॉक काम आता है उस टाइम पे।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं इसी में पीडीएस। पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। So the food procured by the FCI is distributed through government regulated ration shop। जो भी फूड एफसीआई प्रिक्योर करती है यानी कि जिसको एफसीआई खरीद लेती है, उस फूड को जो गवर्नमेंट की राशन शॉप के थ्रू पुअर सेक्शन में बांट दिया जाता है। सो थ्रू गवर्नमेंट रेगुलेटेड राशन शॉप अमंग द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दिस इज कॉल्ड पीडीएस। आपको ये याद रखना है, लोगों में राशन शॉप के थ्रू जो भी एफसीआई ने परचेस किया था उसको जब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पीडीएस सिस्टम उसे कहा जाता है। राशन शॉप आर ऑल्सो नोन एज फेयर प्राइस शॉप, ये भी आपको याद रखना है। राशन शॉप का दूसरा नाम क्या है, फेयर प्राइस शॉप, उचित मूल्य दुकान, इसको हम लोग कह सकते हैं। राशन शॉप यहाँ पर लोगों को कम रेट पे, बहुत ही कम रेट पर राइस, व्हीट और बहुत सारे आइटम मिलते हैं यहाँ पर। सो इट कीप स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन लाइक व्हीट, राइस, शुगर एंड केरोसिन भी इसमें आता है। These items are sold to people at a price lower than market price। और यहाँ पर मार्केट प्राइस से बहुत ही कम रेट पर लोगों को ये आइटम प्रोवाइड किया जाता है। इसमें कुछ रुपीस के बारे में बता रखा है, कितने रुपीस में क्या मिलता है वो भी आपको ध्यान रखना है। एनी फैमिली विद ए राशन कार्ड, जिस फैमिली के पास में राशन कार्ड है उसी को ही ये आइटम मिल सकता है। कैन बाय 35 kg ऑफ ग्रेन दैट इज राइस एंड व्हीट, यानी कि एक फैमिली को 35 kg ऑफ ग्रेन मिलेगा, 5 लीटर ऑफ केरोसिन, 5 kg ऑफ शुगर एवरी मंथ मिलेंगे। और इसमें आपको याद रखना है, राइस और व्हीट बहुत ही कम रेट पे, व्हीट जैसे 2 रुपीज पर केजी एंड राइस 3 रुपीज पर केजी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी पर्सन आसानी से ये सामान ले सकता है। नाउ नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं, ये फोटो दे रखी है, इसमें देख सकते हैं आप लोग लाइन में लगे हुए हैं राशन शॉप पर और अपने राशन कार्ड दिखाकर ये कम रेट पे सामान ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पीडीएस के दो डायमेंशन है। फर्स्ट डायमेंशन इज रेशनिंग और सेकंड डायमेंशन है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट में हम लोग कह सकते हैं पेप्स। सो पहले हम लोग देखते हैं जो फर्स्ट डायमेंशन है रेशनिंग के बारे में। रेशनिंग जो स्टार्ट हुआ था इंडिया में वो हुआ था आफ्टर 1940s। 1940s के बाद में हुआ था ड्यूरिंग बंगाल फेमाइन के बाद। एंड उसके बाद 1960s के बाद में हमारे यहाँ पर फूड शॉर्टेज की कमी की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा यूज में आने लगा था। सो अब हम लोग इसमें देखते हैं रेशनिंग में ही प्रोग्राम ड्यूरिंग 1970s में कौन कौन से प्रोग्राम चलाए गए थे, जिसमें पीडीएस आप लोग जानते हैं फर्स्ट। सेकंड इसमें आता है आईसीडीएस। आईसीडीएस की फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो 0 to 6 ईयर मतलब 6 साल से छोटे बच्चों के लिए ये काम में आता है। इन 1975 इसको स्टार्ट किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर, यानी कि 6 साल से छोटे बच्चों के ये जो भी न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने में काम में आता है। नेक्स्ट प्रोग्राम था वो था फूड फॉर वर्क, FFW। इसका मतलब होता है काम के बदले खाना मिलेगा। ये कब चलाया गया था, इन 1977 एंड 1978। इसके ईयर भी आपको दोनों के याद रखने। आईसीडीएस के लिए आपको याद रखना है 1975 एंड फूड फॉर वर्क 1977-78। नेक्स्ट जो डायमेंशन आता है वो आता है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, PAPS पेप्स। इसमें फर्स्ट तो इसमें हो गया पीडीएस। सेकंड इसमें आता है मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम जो स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाता है वही होती है। थर्ड इसमें आता है मनरेगा एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में, जिसमें लोगों को फुल गारंटी दी जाती है साल भर में कि उनको 100 दिन का गवर्नमेंट के थ्रू काम मिलेगा। ना आज का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये एक्ट कब आया था, 2013 में। इस एक्ट के कुछ पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं। दिस एक्ट प्रोवाइड फॉर फूड एंड नेशनल सिक्योरिटी लाइफ एट अफोर्डेबल
प्राइस। और ये एक्ट क्या प्रोवाइड करवाता है? फूड एंड नेशनल। आज का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में। इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है। सबसे पहले इसके बारे में जान लेना चाहिए, एक्ट कब आया था? 2013 में। सो ईयर याद रखना है। इसके कुछ हम लोग फीचर्स पढ़ लेते हैं। दिस एक्ट प्रोवाइड फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी लाइफ। ये एक्ट क्या प्रोवाइड करता है? फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी लाइफ एट अफोर्डेबल प्राइस, यानी कि कम रेट पर प्रोवाइड करवाता है। एंड एनेबल पीपल टू लिव ए लाइफ विद डिग्निटी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आता है, ये आपको याद रखना। अंडर दिस एक्ट 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन कितनी परसेंट? 75। एंड 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन, और अर्बन पॉपुलेशन कितनी? 50% हैव बीन कैटेगराइज एज एलिजिबल हाउस होल्ड फॉर फूड सिक्योरिटी। सो इसके लिए एलिजिबल कौन है? रूरल पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें 75%, एंड अगर अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें 50% लोग इसमें एलिजिबल है। सो ये हमने फूड सिक्योरिटी एक्ट को कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से आज का पार्ट 2 कंप्लीट होता है स्टूडेंट। अब इसका बस एक पार्ट और आएगा, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग को ये वीडियो कैसे लगी मुझे ज़रूर कमेंट करें, और इस वीडियो को आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट।